नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच में, जहाँ पर आपको पता ही है कि हम महिला पर्यवेक्षक के महासंग्राम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो हमारा डे 4 था उसका 28 मार्च 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो हमारा आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट पहले लेंगे, जिसमें हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है। यह पार्ट हम इसलिए लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 25 नंबर वाला, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है। एक उदाहरण आपको बताना है हीमोग्लोबिन के बारे में। यह पादपों में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ है। देखिए पादप, यहाँ पर बात हो रही है प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि पादपों में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ है। पहली बात तो यह कि अनुपस्थित होता है। ठीक है, रंगीन पदार्थ तो होता है लेकिन पादपों में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट वन है हमारा कि रक्त का रंगीन पदार्थ है। तो जी हाँ, रक्त का रंगीन पदार्थ है हीमोग्लोबिन। देन हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वह आ जाता है थर्ड हमारा ऑप्शन, एक उच्च रंगीन पदार्थ है। हीमोग्लोबिन एक उच्च रंगीन पदार्थ है। देन एक आयरन, यहाँ पर आयरन कर लीजिएगा, आयरन एक आयरन युक्त यौगिक है। ठीक है, क्या है? यौगिक है। कौन? हीमोग्लोबिन। हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे 3 ऑप्शन राइट है। कहाँ आपको दूसरा दिख रहा है? दूसरा, तीसरा एंड चौथा। जो हमारे दूसरे नंबर पर जो है यह हमारा क्या हो जाएगा? राइट सीरीज हो जाएगी और यह राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर। नेक्स्ट वन है हमारा 26 वाला। यहाँ पूछा गया है कि द एंटीबायोटिक माइटोमाइसिस इज यूज्ड टू ट्रीट कर्टेन टाइप ऑफ। यहाँ पर माइटोसिन लिखा गया है। स्टूडेंट्स, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का अनुवाद देखा कीजिए, जिससे कि आपको पता चले। ओके, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? माइटोसिन, लेकिन आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है माइटोमाइसिन। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा माइटोमाइसिन जो ड्रग है, ठीक है, जो प्रतिजैविक है, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वो क्या है? एंटीबायोटिक है। उसका किस रोग के इलाज करने में इसका उपयोग किया जाता है, यह ड्रग की जाती है। हमारा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है कर्क रोग यानी कैंसर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसर। अब कैंसर में कैसे? ठीक है, जो होता है यह माइटोमाइसिस होता है, यह पेट के, ओके, पेट के व अग्नाशय के, ठीक है, पेट के व अग्नाशय के कैंसर, जो हमारा अग्नाशय का कैंसर हो जाता है और पेट का कैंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कैंसर हमने राइट ऑप्शन तो चुना है, पर कैंसर भी कहाँ का हो रहा है? हमारे पेट का हो रहा है और अग्नाशय का हो रहा है। इन दोनों का जो कैंसर हो जाता है, इसके इलाज में हम इस ड्रग का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यह एक कीमोथेरेपी दवा है। क्या है? कीमोथेरेपी दवा है। ठीक है, अब कीमोथेरेपी तो आप तो जानते ही है कि कैंसर में कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, और यह जो माइटोमाइसिन है, इसमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस क्रिस्पिटोसस। ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो कि एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है। ठीक है, जो कि इस प्रतिजैविक में यूज किया जाता है। ओके, और इसका एक और उपयोग होता है, आपसे अगर नेक्स्ट टाइम कैंसर की जगह डिसीज ना देकर या फिर कोई दूसरा ऑप्शन दिया जाए तो मैं आपको इसका एक और यूज बता देती हूँ कि आई सॉल्यूशन में। ठीक है, किसमें? आई सॉल्यूशन में इसका हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन था कि माइटोमाइसिन जो है
प्रतिजैविक किस रोग के इलाज करने में उपयोग की जाती है? सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कैंसर। ठीक है, पेट और अग्नाशय के कैंसर में हम इस दवा का यूज करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर पूछा गया है कि कायांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कायांतरण इसकी बात की जा रही है। इसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है, किस में होती है? यह मेंढक में। ठीक है, मेंढक में कायांतरण होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? इसमें पूछा गया है कि उत्तरदायी है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर थायरॉक्सिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन, या फिर हम इसको बोले थायरॉक्सिन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एस्ट्रोजन, देन हमारा थायरॉक्सिन, देन हमारा पैराथार्मोन, देन ग्लूकागॉन। सो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो होता है वो कायांतरण में अपना उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सीडोन, एक्सीडोन पूछ लिया जाए, ठीक है, सो यह भी यूज होता है, लेकिन यह किस में यूज होता है? एक्सीडोन जो होता है टिड्डे में। ठीक है, सो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो हमारा कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? सो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा उत्तरदायी है, जो थायराइड, ठीक है, थायराइड जो होता है ग्लैंड से निकलता है, और पानी में आयोडीन की जो मात्रा होती है उससे यह बनता है थायरॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 48। 48 क्वेश्चन में बात की गई है आपका इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या नियंत्रित करता है? सो इंसुलिन वर्ड से आप क्या समझते? शुगर। ठीक है, इंसुलिन क्या है? शुगर है, जो कि लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, रक्त में शर्करा की मात्रा जो होता है वह इंसुलिन नियंत्रित करता है। यानी कम हो गई है, शुगर बढ़ गई है, सो इसको नियंत्रित करने वाला कौन है? इंसुलिन। ओके, यहाँ पर इंसुलिन का कार्य पूछा है, तो इंसुलिन नियंत्रित करता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हमारा जो है वह राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन के लिए। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। 50 है, यहां पूछा गया है ऑर्केंट्रॉन। ठीक है, ऑर्केंट्रॉन, इससे रिलेटेड यह एक यूनिक क्वेश्चन मिला है मुझे अभी तक के। इसमें यहाँ पर पूछा गया है ऑर्केंट्रॉन का बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, सो ऑप्शन है मोरुला, ब्लास्टुआ, प्रारंभिक न्यूरुला और प्रारंभिक गैस्ट्रुला। ठीक है, यहाँ से सो राइट ऑप्शन दिया है हमारा ब्लास्टुआ। ब्लास्टुआ क्या है? एक कैंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हमारा ब्लास्टुआ? एक कैंसर रोग है, जो किसमें होता है? बच्चों में। ओके, बच्चों के अंदर यह हो जाता है। ठीक है, जो हमारी हड्डियां होती है उनकी विकृतियों के कारण यह हो जाता है बच्चों में। ठीक है, सो यह इससे और क्या हो जाता है? श्वसन में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, जब ब्लास्टुआ हो जाता है बच्चों के अंदर, सो यह एक कैंसर रोग होता है बच्चों में। ठीक है, सो ऑर्केंट्रा का बनना प्रारंभ होता है ब्लास्टुआ में। ब्लास्टुआ जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो ऑर्केंट्रा का बनना प्रारंभ हो जाता है। सो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ब्लास्टुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54
4 नंबर पे है हमारा जनरल नॉलेज का ये जो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, निम्न विकल्प देखकर पहचानिए। प्रोटीन की कमी हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में सर ने भी आपको बताया होगा या फिर इस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ होगा। सो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है यह आपको बताना है। सो ऑप्शन दिए गए हैं गेंगा यानी ग्वाइटर रोग, क्वेशियोर्कर, ठीक है, हाइपोकैलेमिया या डर्मेटोसिस। सो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेशियोर्कर। क्वेशियोर्कर जो रोग होता है उसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है क्वेशियोर्कर। देन बढ़ते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसकी ओर, जो हमारे पेपर का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के बारे में विस्तृत बताया गया है या इससे सवाल पूछे गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता पूछी है और वो भी सुनी जा सकने वाली। अब सुनी जा सकने वाली तो एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल गति होती है, ठीक है, जो नॉर्मल भाषा में हम जो बात करते हैं ये क्या होती है, सुनी जा सकती है। सो इसकी तीव्रता पूछी गई है 0 डेसिबल, 0 to 10 डेसिबल, 10 to 20 डेसिबल या 20 to 30 डेसिबल। सो हमारा राइट ऑप्शन है 0 डेसिबल। 0 डेसिबल की जो ध्वनि होती है ना, वह सुनी जा सकने वाली धीमी ध्वनि होती है या फिर उसकी सुनी जा सकने वाली तीव्रता होती है, ठीक है। अब श्रव्य ध्वनि भी इसी को ही कहते हैं। श्रव्य ध्वनि अगर नेक्स्ट टाइम सुनी जा सकने की जगह आ जाए कि श्रव्य ध्वनि की तीव्रता, सो आपको उसमें भी क्या करना है, 0 डेसिबल लगा देना है। देन आपने देखा होगा कि जो ध्वनि स्तर, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि स्तर को मापने की होती है, ध्वनि स्तर मापने का जो यंत्र होता है या फिर ध्वनि स्तर मापने की जो इकाई होती है, ठीक है, ध्वनि स्तर मापने की इकाई को हम डेसिबल बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर डेसिबल बताया गया है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जो डेसिबल होता है ना, डेसिबल वो क्या होता है, ध्वनि स्तर को मापने की इकाई होती है, ठीक है। देन आपने यह सुना होगा कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वह कितनी ध्वनि की तीव्रता से होता है। सो 65 या उससे ज्यादा डेसिबल की जो ध्वनि होती है उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ पर आपसे सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता पूछी गई थी। सो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। किसने किया था? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन डे शिफ्ट में भी यह पूछा गया था, जो फर्स्ट वाला था उसमें। सो यहाँ पर क्या है हमारा राइट ऑप्शन, विगोट्स्की, ठीक है। जो विगोट्स्की थे उन्होंने क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसका प्रतिपादन किया था। ये आपको इसका जो है ये नेम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा, HIV जो होता है, HIV से फैल सकता है। किससे फैल सकता है हमारा HIV? ऑप्शन दिए गए हैं, पसीने से, क्या पसीने से HIV फैल सकता है? देन हमारा लिखा है लार से, मूत्र से या माँ के दूध से। सो माँ का जो दूध होता है, अगर माता को एड्स से, ठीक है, सो अगर उनके अंदर HIV जो है वो पाया गया है, सो उनके दूध से फैल सकता है बच्चे के अंदर भी। सो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, माँ के दूध, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन अशक्तों हेतु विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ही बताया गया है कि जो डिसेबल्ड है उनके लिए है, लेकिन विशेष शिक्षा की, किसकी विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, अनुदेशन और अध्यापन रणनीतियां व्यक्तिगत होनी चाहिए, ठीक है। क्या यह हमारी विशेषता नहीं है?
सो यह हमारी विशेषता है। देन पूछा गया है कार्य को इस प्रकार अनुक्रमित करना कि वह ऐसे कार्यों से आरंभ हो जिन्हें बच्चा कर सकता हो और धीरे धीरे जटिल अधिगम की ओर बढ़ना। ठीक है, यह भी क्या होता है हमारा, ऐसे कार्यों का जो होता है यह विशेषता होती है। ठीक है, जो पहले क्या करना कि ऐसे कार्यों का आरंभ करना जो कि थोड़े से सरल हो और उसके बाद धीरे धीरे जटिल अधिगम की ओर बढ़ना। ठीक है, सो यह भी एक विशेषता है। इसके बाद है कि बच्चों में ऐसी योग्यताएं विकसित की जानी चाहिए जो उन्हें जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में और उत्पादक बनने में समर्थ बनाए। सो यह भी एक विशेषता है। लेकिन सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वे स्वयं को अन्य बच्चों से बेहतर सिद्ध कर सके। कोई भी टीचर जो होता है वो अपने जो जिन भी बच्चों को पढ़ा रहा है उन सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखता है और सबको समानता से पढ़ाता है। ठीक है, और ना ही कंपटीशन का टीचर कभी बच्चों को सिखाता है कि आप कंपटीशन करो या फिर इस बच्चे से आगे निकलो या खुद को इतना ज्यादा सिद्ध करो। ठीक है, ये बच्चों के अंदर भावना आ जाती है लेकिन टीचर ऐसा किसी को बोल के नहीं समझाता है। सो यह जो है यह विषय शिक्षा, यहाँ अशक्त की बात की गई थी। सो उनकी जो विषय शिक्षा की होती है उसकी यह विशेषता नहीं होती है। ठीक है, सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देन यहाँ पूछा गया है कि शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर सीधे सीधे आपसे आरक्षण पूछ लिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर 3% आरक्षण प्रदान किया जाता है शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थानों व सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, जो संस्थान होते हैं उनको। ठीक है, देन हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 3%। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। यहाँ हमसे पूछा गया है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक एवं पश्चिम पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या है, पारंपरिक की बात की गई है। ठीक है, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक एवं पश्चिम पारंपरिक, ये तीनों स्तरों का प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट जो डे फर्स्ट था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा था और अगर उसके अंदर ऑप्शन में भी दिया गया था कि इसने ये दिया था, किसने क्या दिया था। सो यहाँ पर पूछा है आपसे कि किसने दिया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो कोलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत क्या है, कोलबर्ग का नैतिकता का जो सिद्धांत है उसके द्वारा यह तीनों सिद्धांत, यहाँ तीनों स्तर प्रतिपादित किए गए थे। उनके नैतिकता के सिद्धांत में इन तीनों के बारे में वर्गीकरण है। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट वन है हमारा कि ब्रोनफेन-ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर बल देता है। अब ब्रोनफेन-ब्रेनर, ठीक है, इसकी बात की जा रही है स्टूडेंट। इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। जैविक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक, पर्यावरणीय या मनोलैंगिक। इसमें क्या है हमारा राइट ऑप्शन, पर्यावरणीय। पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य जो है किसके द्वारा दिया गया है सिद्धांत, ब्रोनफेन-ब्रेनर के द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया है, नहीं है। जो पूर्व वाक संवाद है उसकी बात की गई है। किसके लिए पूर्व वाक संवाद कौन करता है, बच्चे करते हैं। ठीक है, मतलब बात करने से पहले वह जो क्रिया करते हैं कि वह कुछ बोल पाए, वो उनके जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, वह उसका रूप नहीं है पूछा गया है। रोना, बच्चे तो रोते हैं। कुंजना या बेबलिंग करना या प्रलाप करना, वह भी करते हैं। हाव भाव देते हैं। ठीक है, वाक्य निर्माण वाला जो चीज है, वाक्य निर्माण जो होता है वो कब होता है, जब बच्चा बोलना सीख जाता है तब वह क्या करता है, वाक्य निर्माण करता है। लेकिन वाक्य निर्माण छोटे बच्चे जो है जिनको बोलना ही नहीं आ रहा है, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने एक्शन दे रहे हैं,
तो वह जो आता है वो उसको बोलते हैं पूर्व वाक्य संवाद, और उसके अंतर्गत यह तीनों चीजें आती है, लेकिन वाक्य निर्माण नहीं आता है। यहाँ पर पूछा गया था कि एक रूप नहीं है, सो क्या हो जाएगा, वाक्य निर्माण। देन हमारा क्वेश्चन 9 है, यहाँ पूछा गया है कि वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो सामाजिक समूह के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो हमारा सामाजिक समूह है उसके जो मानक है उनका जो जानबूझ करके उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि समूह क्या अपेक्षा करता है। ठीक है, यह उल्लंघन नहीं कर रहा लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि समूह क्या अपेक्षा करता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा नैतिकता। क्या है, नैतिकता। यहाँ आपसे पूछा गया है नैतिकता, अनैतिक, निर्नैतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा समूह होता है, ठीक है, एक व्यक्ति क्या कहलाता है जो सामाजिक समूह के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि समूह क्या अपेक्षा करता है। ठीक है, यह आपसे पूछा गया था। हमारा अनमोरल, जो हमारा अनमोरल पार्ट होता है ना, अनमोरल, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि जो समाज है वो उससे क्या, उसको ज्ञान तो है लेकिन उसको यह नहीं पता है कि समाज उससे क्या अपेक्षा रख रहा है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा अनमोरल, जिसको निर्नैतिक कहा जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा, यहाँ हमसे पूछा गया है कि दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है। दृष्टि की बात की जा रही है स्टूडेंट। ठीक है, दृष्टि तीक्ष्णता मतलब जो हमारी आंखों की परीक्षण होता है कि आपको क्या विजिबल है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका भी एक क्या है, मापन यंत्र है जिसके द्वारा इसको मापा जा सकता है। ठीक है, सो वह क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं हूवर बैंड, कृत्रिमांग यंत्र, ऑर्थोटिक यानी अंग को सहारा देने वाला यंत्र, या स्नेलन चार्ट। ठीक है, सो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्नेलन चार्ट, क्योंकि स्नेलन जो चार्ट होता है, ठीक है, वह क्या है, हमारा स्नेलन ने ही दिया गया है। ठीक है, इसके जो राइटर है ना वो क्या है, स्नेलन ही है, इनके नाम से ही यह बनाया गया है स्नेलन चार्ट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एक विशेषज्ञ थे, नेत्र रोग विशेषज्ञ। ठीक है, उनका नाम था स्नेलन और उन्होंने यह चार्ट बनाया था जिसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं। और इसके अंदर आपने देखा होगा स्नेलन चार्ट के अंतर्गत के कुछ वर्ड बड़े हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई, फिर इनसे छोटे हैं। ठीक है, इससे कुछ छोटे हैं या इससे और छोटे हैं। ठीक है, तो यह जो एक चार्ट है यह स्नेलन चार्ट कहलाता है। आप में से कहीं ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल गए होंगे या फिर उन्हें ऐसा एक प्रैक्टिकल भी होता है कि दृष्टि तीक्ष्णता का, इसमें हम जैसे कि हम BMI देखते हैं वैसे ही हम दृष्टि तीक्ष्णता का भी मापन करते हैं। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो कोई भी स्टूडेंट होता है उसे 20 फीट की दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है और उससे इस चार्ट को दिखाकर पूछा जाता है कि आपको कौन सा विजिबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, सो यह कितने पंक्ति का होता है, 11 पंक्ति का होता है यह स्नेलन चार्ट। सो यहाँ पर पूछा था कि दृष्टि तीक्ष्णता का मापन द्वारा किया जा सकता है, सो स्नेलन चार्ट के द्वारा किया जा सकता है। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि स्नेलन चार्ट यहाँ पर क्यों आया, स्नेलन नाम क्यों है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। यहाँ पर हमसे पूछा है कि बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है। यानी बच्चों के अंदर हमें रचनाशीलता को बढ़ाना है, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। सो इसमें बढ़ावा देने के लिए बाल पालन अभ्यास जो है उसका एक आदर्श है, मतलब उसका हम देख सकते हैं कि उसको देख के बच्चे क्रिएटिविटी करना सीख सकते हैं। सो ऑप्शन दिए गए हैं लोकतांत्रिक, अतिरक्षी, वर्जनाहीन,
या असंलग्न। सो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। इसको यह क्या है, एक आदर्श है जिसमें बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, उनके बाल पालन अभ्यास में। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है, ठीक है, किनमें से दिए गए ऑप्शंस में से विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है, ऐसा पूछा गया है। सो विकासात्मक कार्य जो होते हैं उनके अंदर देखते हैं हम, वे माता पिता और अध्यापकों को यह जानने में सहायता देते हैं कि किस आयु विशेष में बच्चों को क्या सीखना चाहिए, ठीक है। विकासात्मक कार्य बच्चों को वे चीजें सीखने के लिए प्रेरक बलों के रूप में कार्य करते हैं जो सामूहिक समूह उन्हें उस आयु में सीखने की अपेक्षा रखता है। ओके, यह है हमारा। देन हमारा नेक्स्ट है, थर्ड ऑप्शन है, यहां लिखा गया है विकासात्मक कार्य माता पिता एवं अध्यापकों को बताते हैं कि निकट एवं सुंदर भविष्य में बच्चों से क्या अपेक्षा होगी, या फिर विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं। जी हाँ, यह क्या है, विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं। किसका, किसके बारे में, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़कर बताया था कि इनमें से कौन विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, प्रयोजन है, और इसमें से जो था हमारा वह हमारा क्या है, प्रयोजन नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला, विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं, यह क्या है, विकास का जो है प्रयोजन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। यहाँ पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। ओके, कौन सी ऐसी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की जिसके अंदर परिकल्पना, ठीक है, और प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। सो इसमें आपको पता है कि हमने इसमें क्या पढ़े थे, तीन जो है संज्ञानात्मक विकास, चार हमारे संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं थी हमने वो पढ़ी थी, ठीक है। उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं थी, संवेदी पेशी अवस्था थी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पहले पेपर में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार लिख के नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिससे कि आप हमारा पहला पेपर भी पहले हम देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके स्टूडेंट, सो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आपको पता है, अगर आप इनकी जो ये वीडियोस है या फिर पेपर रोज डेली सॉल्व कर रहे हैं। सो जो हमारा पहला है इसमें संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जिसको हम कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। देन हमारा नेक्स्ट वन जो था वह था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देन हमारा मूर्त अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देन हमारी आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चार हमारी क्या थी, अवस्थाएं थी, जिसमें से पूछा गया है कि तर्क करने वाली जो है उसमें कौन सी अवस्था में तर्क करने लगते हैं बच्चे या फिर परिकल्पनाएं करने लगते हैं। सो हमारी जो लास्ट वाली थी औपचारिक संक्रियात्मक जो थी, यह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारे बच्चों की आयु जो होती है वो कितनी हो जाती है, 12 से वयस्कता, ठीक है। जब वो वयस्क हो जाते हैं, जब तक की जो आयु रहती है, इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं मतलब तर्क भी करने लग जाते हैं और परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर सोचने लगते हैं, ठीक है। सो यह क्षमता इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। सो किसके, औपचारिक संक्रियात्मक में। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो कौन अधिगम अशक्तता का प्रकार है, ठीक है। इनमें से कौन सा अधिगम अशक्तता का प्रकार है। सो कौन सा है, एकांक घात है क्या, पठन वैकल्प, अतितानता, देन अपस्मार, ठीक है, अपस्मार यानी मिर्गी। सो इसमें पूछा गया है अधिगम अशक्तता, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, हमारा जो पहले का पेपर है
सेकेंड डे वाले में भी है ये कि जो डिसलेक्सिया क्या है उसमें ऐसा पूछा गया था, इसमें इसी से पूछा गया है कि इनमें से कौन अधिगम अशक्तता का प्रकार है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है हमारी। सो डिसलेक्सिया जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या पर्सन क्या होता है ओरली या रिटर्न नहीं कर पाता, असमर्थता होती है उसको। सो यह डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, यह एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डिसलेक्सिया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर पूछा गया है कि आईसीडीएस के बारे में क्वेश्चन आया है, फिर से रिपीट है स्टूडेंट। आईसीडीएस योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व इनमें से किस मंत्रालय का है? आपको मंत्रालय का नाम पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में कि किस मंत्रालय का उत्तरदायित्व है आईसीडीएस योजना की निगरानी रखना। ओके, सो क्या वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय है? पहली बात तो आईसीडीएस का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, सो एकीकृत बाल विकास योजना। तो इसमें क्या है, बच्चों के विकास पर इसमें फोकस किया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो वो मंत्रालय का नाम पूछा है, ऑप्शन दिए गए हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। देन हमारा जो 4 है महिला एवं बाल विकास संस्थान। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों की बाल की बात की गई थी, और जो आईसीडीएस है वो क्या है, जो उसका उत्तरदायित्व जो है इसको संरक्षित रखने का किस मंत्रालय का है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो 4 ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। देन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि चेतना का पहले पूछा गया था, सबसे पहले पूछा गया था कि विकलांग जन का जो है वो कहाँ स्थित है, जो मतलब मंत्रालय जो है, तो वो लखनऊ में था। देन पूछा था आपसे कि लखनऊ में जो विकलांगजन के लिए है विद्यालय, उसका नाम। सो क्या है, चेतना जो है उसका नाम है। अब यहाँ पर चेतना का ही पूरा नाम है, पूरा नाम पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्या होता है चेतना का पूरा नाम? ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटर ऑफ हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। देन है सेंट्रल हेल्थ इंटरटेनमेंट ट्रेनिंग एंड नेशनल अवेयरनेस, सेंट्रल होलिस्टिक एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग एंड नेचर अवेयरनेस, या फिर सेंटर फॉर ह्यूमन एजुकेशन टीचिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। सो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सेंटर फॉर। क्या है, ये एक सेंटर है। ठीक है, सबसे पहले तो सेंटर है फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस के लिए। ठीक है, सो चेतना का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया है स्टूडेंट। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना, ठीक है, आईजीएनडीपी द्वारा प्रदान की गई है। ओके, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना जो है आईजीएनडीपी द्वारा प्रदान की जाती है। तो उसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है किसके द्वारा। सो ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, या दिव्यांगजन कार्य विभाग। यहाँ पर कार्य विभाग बताया गया है। सो दिव्यांगजन पेंशन योजना किसके लिए है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मतलब इसके द्वारा जो है यह प्रदान की जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिबन इज अ सिंबल फॉर, ठीक है, लाल फीता का प्रतीक है। आपको लाल फीता का भी पूछ लिया है यहाँ पर कि लाल फीता आपने देखा होगा कई बार कि रेड रिबन कुछ इस तरीके से रहता है। ओके, सो यह जो है वो उसका किसका प्रतीक है। सो एचआईवी संक्रमण की चपेट में आने के प्रति जो है सावधान रहने का। ठीक है, देन है यहाँ पर कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों और एड्स
पीड़ित लोगों की पहचान करने के लिए, ठीक है, जहां पर ये दोनों ही सही नहीं है। देन है HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता। जी हाँ, जो लाल फीता है वो किसका प्रतीक है? एकजुटता का प्रतीक। किसके साथ? HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता लाल फीता का प्रतीक है। सो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है वह। नेक्स्ट वन है हमारा, अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है? ठीक है, अधिगम पूछा है यहाँ पर। अधिगम आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है। अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है? जिसमें व्यक्ति यह जानता है कार्य में क्या आवश्यक है। ठीक है, मतलब अवस्था है जिसमें जो बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, कि उसे पता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक जो है वह क्या क्या है। ठीक है, वह अवस्था पूछ ली गई है आपसे। सो ऑप्शन है संज्ञानात्मक अवस्था, साहचर्य अवस्था, स्वचालन अवस्था या यथार्थवादी अवस्था। सो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे तर्क करना, चीजों की समझ करना सीख जाते हैं। यहाँ पर भी यही था कि कार्य जो है, कार्य में क्या आवश्यक है, ठीक है, यह सोचता है बच्चा, और कार्य के क्या क्या विशिष्ट घटक है इनके बारे में सोचता है, परिकल्पना करता है। सो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अवस्था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दे रखा है यहाँ पे ईयर। ठीक है, आपको यहाँ पर 2009 दे दिया गया है, आपको डेट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। कौन सी आयु की बात की गई है यहाँ पर? 2 से 18 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 4 से 18 वर्ष। तो क्या दे रखा है यहाँ पर? 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे एक मौलिक अधिकार बनाता है, यानी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। ओके, यहाँ पर आपसे जो है अगर पूछ लिया जाए कि ये जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है, ठीक है, यह किसके द्वारा होता है? तो भारतीय संसद के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा यह होता है अधिनियम। देन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाता है इसके अंतर्गत। और इसमें कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद का भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद होता है इसमें? सो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में पूछा गया है इसमें 6 से 14 वर्ष के बारे में। इसमें बताया गया है, जो 21वां हमारा अनुच्छेद है उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के वो बच्चे हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है कि बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 21 है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि सामग्री स्मृति में बनी रहे। ठीक है, जो हमारी सामग्री है वो स्मृति में, मतलब हमें याद रहे, ठीक है, बनी रहे, यह संभावना बढ़ाने के लिए सामग्री को संगठित व्यवस्थित करने की औपचारिक तकनीक को कहा जाता है। अब इसमें तकनीक के बारे में पूछ लिया गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, याद करना यानी मेमोराइज करना, यह क्या है? स्मृति में बने रहे। यहाँ पहले ही आपको क्वेश्चन में आंसर बता दिया गया है कि स्मृति में बनी रहे। स्मृति मतलब क्या होता है? याद रखना। यहाँ पर भी क्या है हमारा राइट ऑप्शन? याद करना। याद करना क्या होता है? सामग्री स्मृति में बनी रहे, यह संभावना बढ़ाने के लिए सामग्री को संगठित व्यवस्थित करने की औपचारिक तकनीक को याद करना कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोर्ड के द्वारा भी इसे ही सही माना गया है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, यहाँ हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जो किसी परिघटना विशेष के अर्थ या सार्थकता पर विचार करती है। ठीक है, किस प्रकार के अधिगम में, ऐसा पूछ लिया गया है कि अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल है जो किसी परिघटना विशेष के अर्थ या सार्थकता पर विचार करती है। सो विचार करना ही है। ठीक है, जहां पर भी विचार हो रहा है, क्या हो रहा है, विचार हो रहा है, चिंतन हो रहा है, तर्क हो रहा है, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत है, संज्ञानात्मक अधिगम के। ठीक है, सो यह हमारा क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव लर्निंग हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पूछा है पूर्व विद्यालयों शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है। गलत पूछा गया है, शिक्षा के संबंध में पूर्व विद्यालयों के लिए कौन सा उद्देश्य गलत है। सो बच्चों में सौंदर्य सराहना का विकास करना सही ही उद्देश्य है। बच्चों में अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशियों में पर्याप्त तालमेल, आधारभूत ज्ञानात्मक कौशल विकसित करना। देन बच्चे को अपने एहसास और भावनाएं व्यक्त करने, समझने, स्वीकार करने और नियंत्रित करने में मार्गदर्शन देकर भावात्मक परिपक्वता विकसित करना। यह तीनों ही क्या है, उद्देश्य सही है। लेकिन बच्चों में रट्टामार स्मृति का विकास करना, हम कभी भी बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बच्चों रटो, हम बच्चों को मतलब हर चीज को समझाते हैं। ठीक है, समझ के पढ़ो कि उन्हें याद रहे। तो बच्चों में रट्टामार स्मृति का विकास करना, यह क्या है, पूर्व विद्यालय शिक्षा के संबंध में गलत उद्देश्य। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब गलत उद्देश्य जो है वह हो जाएगा बच्चों में रट्टामार स्मृति का विकास करना। देन हमारा नेक्स्ट है वस्तुएं विद्यमान बनी रहती है तब भी जब उन्हें देखा या सुना न जा सकता हो। ठीक है, आप वस्तु को देख भी नहीं पा रहे हैं और सुन भी नहीं रहे हैं, लेकिन वह आपको वस्तुएं जो है वो विद्यमान है। इस अवधारणा को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे बात की गई है वस्तु की। ओके स्टूडेंट्स, किसकी बात की गई है, वस्तु की। सो वस्तु के बारे में यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए, वस्तु स्थायित्व। ओके, ऑब्जेक्ट पर जो होता है परमानेंस होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। यह इसी अवधारणा को वस्तु स्थायित्व कहते हैं कि वस्तुएं विद्यमान बनी रहती है तब भी जब उन्हें देखा या सुना ना जा सकता हो। इस अवधारणा को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ये देखिए बोर्ड ने भी यही बताया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछा गया है श्रवणशीलता वाले लोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। श्रवणशीलता, ठीक है, श्रवणशीलता यानी जो सुनने बहरे होते हैं उनके लिए बोला गया है कि वो जो लोग होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत ऑप्शन आपसे पूछा गया है। सो यह माना जाता है कि श्रवणशीलता वाले सभी व्यक्तियों में थोड़ी मात्रा में अवशेषी श्रवण क्षमता उपस्थित होती है। ठीक है, श्रवणशीलता स्वतः ही बोलने में असमर्थता का कारण बन जाती है। ऐसा होता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो वह बोलने में भी असमर्थ हो जाएगा। जी नहीं, बोलने में समर्थ होता है और उसकी एक अलग ही श्रवणशीलता वाली डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, देन बच्चे में जितनी भी श्रवण क्षमता है उसका उपयोग करके संवाद कौशल विकसित करने में मदद पाने के लिए यह आवश्यक है कि श्रवण क्षमता के ह्रास का आरंभ में ही पता लगाया जाए और प्रशिक्षण दिया जाए। देन श्रवणशीलता की व्यापक श्रेणियां हैं, गंभीर से लेकर आंशिक श्रवण क्षमता ह्रास तक। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2, मतलब यह जो कथन है यह गलत है श्रवणशीलता वाले लोगों के संबंध में कि श्रवणशीलता स्वतः ही बोलने में असमर्थता का कारण बन जाती है। देन हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पूछा गया है कि यदि आप किसी शिशु के पैर के पंजे, ठीक है, पैर के पंजे के तले पर चोट करते हैं तो वह पहले अपनी पैरों की उंगलियां फैलाता है
और फिर उन्हें मोड़ लेता है। ठीक है, क्या करता है वह? क्रिया आपने करी, आपने क्या किया, उसके जो तले हैं उस पर चोट की और उसने फिर क्या किया, पैरों की उंगलियां फैलाई और पैर मोड़ लिया। तो इसमें पूछा है कौन सा प्रतिवर्त दर्शा रहा है। सो क्रिया जो है वह जो है इनमें से कौन सा प्रतिवर्ष दर्शा रहा है, ऐसा आपसे पूछा गया है। सो मूलोत्पत्ति, मोरो, बॉबिन्सकी या ग्राही। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉबिन्सकी। बॉबिन्सकी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि बॉबिन्सकी के अनुसार इन्होंने जो रिफ्लेक्स दिया वह था, क्या था, किसी शिशु के पैर के पंजे के तले पर चोट करे तो वह अपने पैरों की उंगलियां फैलाता है और उन्हें मोड़ लेता है। ठीक है, यह बॉबिन्सकी ने दिया था, उन्होंने ये दर्शाया था। और कितने वर्ष के बच्चों की बात की गई है? 2 वर्ष के बच्चों की। ठीक है, 2 वर्ष के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनकी क्रिया की बात की गई है। अगर हम ऐसा करते हैं और अगर बच्चा भी यह एक्शन देता है, मतलब उसका जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, क्या है, तंत्रिका जो तंत्र है उसका वह विकसित हो रहा है। ओके, जो है तंत्रिका तंत्र उसका विकसित हो रहा है और यह एक रिफ्लेक्स है। ठीक है, जो बॉबिन्सकी ने दिया था, जिसका पूरा क्या नाम है? जोसेफ बॉबिन्सकी। ठीक है, क्या नाम है बॉबिन्सकी का फुल फॉर्म? जोसेफ बॉबिन्सकी। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बॉबिन्सकी। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है। यहाँ पर आपसे इंच में बताई गई है। ठीक है, सो नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है, कितनी होती है? 6 से 10 इंच, 11 से 16 इंच, 17 से 21 इंच या 22 से 28 इंच। सो नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो औसतन 17 से 21 इंच की होती है। सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 17 से 21 इंच। देन हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ हमसे पूछा है कि संवेदी तंत्र की श्रवणशीलता में शामिल समस्याएं रिक्त स्थान में सीमित होती है। ठीक है, किसमें सीमित होती है? अब श्रवणशीलता है तो यह हमारे कान से जो है वह संबंधित है। ठीक है, देन संवेदी तंत्र की श्रवणशीलता मतलब जो होता है संवेदी तंत्रिका होता है या फिर संवेदी तंत्र की ही बोल दो, यह किसमें उपस्थित होता है? यह हमारे आंतरिक कान में। ठीक है, हमारा कान जो है वह 3 भागों में है, बाहरी कर्ण, ठीक है, देन हमारा जो होता है मध्य कर्ण, देन यहाँ पर क्या होता है हमारा आंतरिक कर्ण। ठीक है, सो यह जो हमारा आंतरिक भाग होता है ना, यहाँ पर क्या होता है हमारा संवेदी तंत्रिका जो होता है वह प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर यही पूछा गया था आपसे कि संवेदी तंत्र की श्रवणशीलता में शामिल समस्याएं में सीमित होती है, तो किसमें सीमित होती है? हमारे आंतरिक कान में। सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंतरिक कर्ण। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछा है इनमें से कौन मुख्य धारा में लाने यानी मेन स्ट्रीमिंग के प्रतिदर्श है। ठीक है, ऑप्शन है अग्रसरण एवं शून्य अस्वीकरण, दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण, सभी को प्रवेश एवं विफलता किसी को नहीं। ठीक है, देन बचाना एवं रक्षा करना। ठीक है, यह हमारे क्या है? ऑप्शन है, किसके लिए? मेन स्ट्रीमिंग के लिए। सो इसमें हमारा क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण, मतलब दोष सुरक्षा करनी है और 0 को रिजेक्ट करना है, मतलब किसी को भी हमें रिजेक्ट नहीं करना है, 0 रिजेक्ट करना है और दोष की सुरक्षा करनी है। सो मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है? मेन स्ट्रीमिंग वो होता है जिसमें समाज व संगठन, ठीक है, किसी भी समाज या संगठन की बात हो रही है कि समाज या संगठन या फिर जो इसमें क्या होता है? बहुसंख्यक लोग प्रेजेंट होते हैं किसी भी समाज या संगठन में। सो बहुसंख्यक जो होते हैं, जो समूह होता है, उनकी विचार, व्यवहार और आदत को, उनकी जो विचार होते हैं, ठीक है, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो आदत होती है, इनके मुताबिक हमें भी क्या होता है? काम करना होता है। किनके मुताबिक? जो बहुसंख्यक समूह के, उनके मुताबिक। सो यही होता है मेन
स्ट्रीमिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो मेन स्ट्रीमिंग का यहाँ पूछा था। तो जब हम हमारे किसी बहुसंख्यक समाज में हम किसी की सुन रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे दोष भी प्रेजेंट होते हैं और गुण भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पर दोष की सुरक्षा करते हैं, और वहां पर हम क्या करते हैं, जब लोग ज्यादा होते हैं तो हमें सबकी सुनना पड़ती है, तो वो क्या होता है, जीरो रिजेक्ट, हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण। देन हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सभी सामाजिक क्षेत्रों, विशेष रूप से समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं न्याय में आवश्यक कानूनों, नीतियों, विनिमयों एवं सेवाओं के समूह में इनमें से कौन संबंधित है। सो समाज में सामाजिक क्षेत्रों की बात की गई है, तो बाल रक्षा तंत्र, बाल सहयोग तंत्र, बाल सहयोग एवं सशक्तिकरण तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। सो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, बाल रक्षा तंत्र। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है वह इससे संबंधित होता है। ओके, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाल रक्षा तंत्र। देन हमारा बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर हमसे पूछा गया है दोहराव युक्त वाणी। ठीक है, किसकी बात की गई है, दोहराव युक्त वाणी एवं साथ में गले तथा डायफ्राम की मांसपेशियों की ऐंठन, ठीक है, को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोहराव युक्त वाणी होती है। ठीक है, हमें बार बार किसी चीज को दोहराव करना पड़ता है, यह एक क्या है, भाषा विकार है। क्या है, भाषा विकार, भाषा विकार है जिसमें दोहराव युक्त वाणी और साथ में गले तथा डायफ्राम की मांसपेशियों में ऐंठन को क्या कहा जाता है, हकलाना। ठीक है, हकलाना क्या है, एक भाषा विकार है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जानता तो है कि उसे क्या बोलना है, ठीक है, वह जानता है कि उसे क्या बोलना है, लेकिन वह बोल नहीं पाता। बोलने में क्या हो जाती है, रुकावट हो जाती है। ठीक है, बोलने में रुकावट। सो इससे क्या होता है, हकलाना। हकलाना इसका जो है वह इसको दोहरावयुक्त वाणी को कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हकलाना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है व्यक्ति विशिष्ट प्रकार, जैसे तैरना, गेंद फेंकना, साइकिल चलाना, जिनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कहलाते हैं। अब ये जो कार्य है, तैरना, गेंद फेंकना और साइकिल चलाना, ये किसके कार्य है, व्यक्ति विशेष के। ठीक है, व्यक्ति विशेष के कार्य है। सो प्रशिक्षण के लिए पहले किसकी आवश्यकता होगी, व्यक्ति वृत्तात्मक प्रकार की। ठीक है, किसकी होगी, ऑन्टोजेनिक फंक्शन यानी व्यक्ति वृत्तात्मक प्रकार की हमें जो आवश्यकता होती है वह यह कहलाते हैं व्यक्ति वृत्तात्मक प्रकार। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1। देन हमारा नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द को निर्जीव वस्तुओं से जीवन सम गुणों को संबंधित करने की प्रवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। सो क्या है वह, अहम केंद्रिकता, दीवा स्वप्न, जीववाद यानी एनिमिज्म या सामाजिकरण। सो एनिमिज्म यानी जीववाद। जो जीववाद होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं में, जो निर्जीव वस्तुओं से जीवन सम गुणों को संबंधित किया जाता है। ठीक है, जो जीववाद का हमारा सिद्धांत है वह क्या कहता है कि एक दार्शनिक, क्या यह एक दार्शनिक है, जीववाद का सिद्धांत है, दार्शनिक है, धार्मिक है और क्या है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक है। ठीक है, सो जो हमारा दार्शनिक है, धार्मिक है और आध्यात्मिक है, और जो हमारा जीववाद का सिद्धांत है उसके अनुसार जो है प्राणी, वनस्पति, चट्टानों, ठीक है, वनस्पति, चट्टानों और प्राकृतिक घटनाओं, इन सभी में क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है,
सो इनके अंतर्गत जीववाद के सिद्धांत के अंतर्गत या निर्जीव वस्तुओं से जीवन सम गुणों को संबंधित करने की प्रवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है एनिमिज्म या जीववाद। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछा है कि आईसीडीएस, इनमें से कौन आईसीडीएस योजना का एक घटक है। ठीक है, एक घटक है आईसीडीएस योजना का। सो पूरक पोषण, ठीक है, यह एक घटक है। देन स्वास्थ्य जांच, यह भी एक घटक है। देन हमारा थर्ड है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, यह भी घटक है आईसीडीएस का। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। देन यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से किसका अर्थ शरीर के किसी भाग विशेष या अंग की अनुपस्थिति अथवा शरीर के किसी भाग की कार्य क्षमता में कमी से है। ठीक है, जो है किसका अर्थ है। सो यहाँ पर किसी पूरी बॉडी की बात की गई है, शरीर की, ठीक है, किसी अंग की बात नहीं कही है, पर्टिकुलर शरीर के किसी भाग की बात की गई है। सो क्षीणता, अशक्तता, विकलांगता, इनमें से कोई नहीं। सो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अशक्तता यानी डिसेबिलिटी। ठीक है, वो डिसेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, सुनने में, बोलने में, देखने में, है ना, या फिर अंग की अनुपस्थिति भी इसमें आ जाती है। सो अथवा शरीर की किसी भाग की किसी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। तो यह ओवरऑल इस चीज को क्या कहते हैं, अशक्तता। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अशक्तता। देन हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किसमें इस दृढ़ विश्वास की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए के आधार पर अपवादी बच्चों के लिए एक शैक्षिक संस्थापक कार्यविधि एवं प्रक्रिया शामिल होती है। किसमें? सो ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्य धारा में लाने यानी मेन स्ट्रीमिंग, लेबलन, पुनर्वास या व्यावसायिक शिक्षा। सो इसमें हमारा क्या है, राइट ऑप्शन मुख्य धारा में लाने यानी मेन स्ट्रीमिंग में। क्या, किस लिए? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दृढ़ विश्वास की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, के आधार पर अपवादी बच्चों के लिए एक शैक्षिक स्थापन कार्यविधि एवं प्रक्रिया शामिल होती है। सो कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, मुख्य धारा में लाना यानी मेन स्ट्रीमिंग, यह प्रक्रिया शामिल होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, अधिगम लर्निंग के लिए यानी जो होता है, सो पहला है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, यह जो है सत्य है। अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, तो यह भी सत्य है। नेक्स्ट वन है हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर पूछा गया है कि अभ्यास और अनुभव से प्रदर्शन परिणाम बेहतर होते हैं या उपरोक्त सभी। 36 नंबर का था स्टूडेंट, 37 का। ओके, सो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, अभ्यास और अनुभव से प्रदर्शन परिणाम बेहतर होते हैं। तो यह भी हमारा क्या है, राइट है। सो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड। ठीक है, आप जो गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अलिंग सूत्र, युग्मनज, डीएनए या इनमें से कोई नहीं। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, अलिंग सूत्र। 22 जोड़ों की बात की गई है स्टूडेंट्स। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि गुणसूत्रों में जोड़े कितने होते हैं। सो 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 22 है। ठीक है, मतलब एक जोड़ा कम है। सो गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स यानी अलिंग सूत्र कहते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि किसी घटना या उद्दीपन, कोई घटना हो रही है या फिर उद्दीपन हो रहा है, इसकी अनुक्रिया, क्रिया की बात की जा रही है स्टूडेंट। अनुक्रिया में नवजात शिशु में होने वाली स्वचालित शारीरिक संचलन को कहा जाता है। सो ऑप्शन है प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिधारण, मंदन या पुनः प्राप्ति। सो राइट ऑप्शन क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। ठीक है, जो जोसेफ बेबंस्की था, उन्होंने रिफ्लेक्स दिया था। ठीक है, क्या दिया था, रिफ्लेक्सेस दिए थे ना, किसके थ्रू, कि बच्चा
बच्चे को अगर हम उसके तलवे पे चोट करें तो वह उसके उंगलियों को, पंजे की उंगलियों को फैला लेता है और मोड़ लेता है। ठीक है, यह क्या है, एक उद्दीपन है, एक विशेष अनुक्रिया है जो नवजात बच्चों के द्वारा अपने शरीर के अंदर हो रही है, स्वचालित यानी खुद से वह हो रही है। शारीरिक संचलन को पुनरावृत्ति यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। ठीक है, क्रिया के ऊपर क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पूछा गया है कि फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की शिश्रीय अवस्था, यहाँ पर दो है। ठीक है, क्या है, एक है फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की शिश्रीय अवस्था, देन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था के संगत है। ठीक है, किस अवस्था के संगत है, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह, पहल बनाम अपराध बोध या परिश्रम बनाम हीनता। जो हमारा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो है वह किससे संगत है, पहल बनाम अपराध बोध यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, क्यों है ऐसा, पहल बनाम अपराध बोध क्यों होता है कि जब हम किसी बच्चे को हतोत्साहित कर देते, उसका उत्साह जो है कम कर देते, तब क्या होता है, यह पहल बनाम अपराध बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पहल बनाम अपराध बोध। देन हमारा नेक्स्ट वन है 41 का, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी इनमें से कौन है। ठीक है, पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन कौन है, बच्चे तो होंगे ही, क्योंकि किसकी बात की जा रही है, ICDS की बात की जा रही है। यहाँ पर बच्चों का होना अनिवार्य है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, जी हाँ। देन क्या आ जाती है, महिलाएं भी आ जाती है। कौन सी महिलाएं, गर्भवती एवं स्तनपान करा रही स्त्रियां। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। किसके तहत, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियां। उपरोक्त दोनों क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्य जो होते हैं, कतरी होते हैं। ठीक है, कार्यकर्मियों भी बोल सकते हैं। जो वर्कर्स होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों, आंगनबाड़ी सहायकों, पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिलाकर किस दल का गठन होता है। दल का गठन किसका गठन हो रहा है, ICDS का। ठीक है, ICDS का गठन का पूछ लिया है यहाँ पर कि कैसे, किस दल का गठन हो रहा है। ICDS का, इन सभी से मिलकर ICDS का गठन हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ICDS टीम। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है पूर्व विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने के लिए इनमें से कौन सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य पूछा गया है। ठीक है, बच्चों के जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है पूर्व विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता। देन माता पिता की अनुपस्थिति में देखभाल करती है एवं संरक्षी एवं अन्य देखभाल प्रदान करती है। जी हाँ, करती है। पूर्व विद्यालय शिक्षा की बात की जा रही है। बच्चों की संभावित योग्यताओं की प्राप्ति प्रदान करके प्राथमिक विद्यालयों को बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटाती है। ठीक है, जो बच्चे बीच में ही विद्यालय को छोड़ देते हैं, तो जो पूर्व विद्यालय शिक्षा होती है वो क्या करती है, उन बच्चों को ले आती है वापस। उससे क्या हो जाता है, विद्यार्थियों की जो संख्या है जो स्कूल छोड़ चुके होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता के। यह जो सभी कथन है ये हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य कथन है। यह ऑप्शन बोर्ड के द्वारा भी दिया गया है। देन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर हमसे पूछा है कि अनौपचारिक समूह में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सामाजिक संबंध जो है बने हैं, समाज बना हुआ है, तो सामाजिकरण की तो यहाँ बात नहीं हो रही है। ठीक है, अनौपचारिक समूह में सामाजिक संबंधों का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन की बात की जा रही है। इसको क्या कहते हैं, सोशियोमेट्री।
सोशियोमेट्री में क्या होता है, अनौपचारिक समूह में सामाजिक संबंधों के अध्ययन को सोशियोमेट्री कहा जाता है, या फिर तकनीक को, अध्ययन के लिए तकनीक को सोशियोमेट्री यानी समाज मिति। सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा समाज मिति। देन है हमारा आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम हमारे टॉपिक चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन आज हमने उन क्वेश्चनों को पहले ही देख लिया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को इनमें से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? ऑप्शन है दिव्यांग धारा एटीयू के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र है, ठीक है, दिव्यांगजनों को वृत्ति कर प्रोफेशनल टैक्स के भुगतान से छूट है, ओके, आश्रित दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षण अभिभावक धारा 80DD के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र हैं। सो यह तीनों ही क्या है, तीनों ही सुविधाएं प्रदान की जाती है, यानी उपरोक्त सभी जो सुविधाएं हैं ये प्रदान की जाती है भारत की केंद्र सरकार के द्वारा, किनको, दिव्यांग जनों को। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है जो डे 4 था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वह पूरा जो है हमारा टॉपिक चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत पूरा कर लिया है सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को स्मार्ट स्टडी अप्रोच को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम, और हमारे चैनल पर आप बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश करते हैं आपकी जो सिलेक्शन है वह 100% हो जाने की। सो बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।